हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम रे ऑप्टिक्स को ही कंटिन्यू करते हैं। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग प्लेन मिरर पढ़ रहे थे और उसी प्लेन मिरर के अंदर हमारा जो है लास्ट टॉपिक मैंने कहा था इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। वो लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है कि कोई भी दो प्लेन मिरर अगर हों तो वो दो प्लेन मिरर अगर किसी एंगल पर एक दूसरे से रखे हुए हों, कोई ऑब्जर्वर जो है, कोई वस्तु जो है वो उन दोनों के बीच में कहीं पर रखी हुई हो, तो उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, यानी कितनी इमेज जो है वो उन दोनों प्लेन मिरर से उस ऑब्जेक्ट की बनेगी। ये अपने पास प्लेन मिरर का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कितनी इमेज दो प्लेन मिरर जो हैं वो मैक्सिमम बना सकते हैं या फिर मिनिमम उनसे कितनी इमेज बन सकती है। अगर दोनों प्लेन मिरर को किसी एंगल पर इंक्लाइन कर दें तो किसी एंगल पर इंक्लाइन करने पर कितनी इमेज उससे हमें मिलेगी। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए समझेंगे कि कितनी इमेज बनेगी और उसके बाद में हम एक शॉर्ट ट्रिक मेथड से उसी चीज़ को शॉर्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं नंबर ऑफ इमेज formed by two plane mirror, two plane mirror। कोई भी एंगल हो इंक्लिनेशन का, ठीक है, कोई भी एंगल हो जिस एंगल के ऊपर दोनों प्लेन मिरर हैं और अगर वो दोनों प्लेन मिरर हैं तो इमेज किस तरीके से बनेगी। तो चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं और एग्जांपल या बोल दूँ इनको या फिर मैं बोल दूँ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं ये, जिनको डायरेक्ट आपको वो पूछ सकता है। अगर मैं बोल दूँ कि प्लेन मिरर जो है, अगर हम इसे केस के अंदर डिवाइड कर लें तो केस फर्स्ट जो मैं ले रहा हूँ वो केस फर्स्ट क्या हो जाएगा कि इफ़ both plane mirror are parallel to each other, यानी दोनों प्लेन मिरर जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी जो एंगल बन रहा है उन दोनों के बीच में वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री एंगल बन रहा है। और ऑब्जेक्ट जो है एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन देम, और ऑब्जेक्ट जो है वो उन दोनों प्लेन मिरर के बीच में कहीं पर रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर, इस केस के अंदर अपने पास इमेज जो है वो कितनी बनेगी और कैसे बनेगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक प्लेन मिरर जो है वो ले लेते हैं। ये हमने यहाँ पर एक प्लेन मिरर ले लिया, ठीक है। इसकी ये वाली जो साइड है ये रफ सरफेस है या फिर मैं बोल दूँ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या पॉलिश्ड सरफेस है, जिस तरफ पॉलिश की हुई है। और दूसरी जो सरफेस है वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी इससे लाइट रे जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसका एक सुंदर सा नाम हमने दे दिया M1, ठीक है। कोई दूसरा अपने पास प्लेन मिरर है जो इसके बिल्कुल पैरेलल रखा हुआ है। पैरेलल रखा हुआ है तो पैरेलल कैसे रखूँगा मैं इसको, इस तरीके से। और इसके ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस जो अपने पास है इधर वाली, इस सरफेस पर पॉलिश की हुई है, यानी ये जो सरफेस है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इन दोनों के बीच में रखा हुआ है। ये जो अपने पास दूसरा प्लेन मिरर है इसका भी एक सुंदर सा नाम हमने क्या रख दिया, M2 रख दिया। अब देखो एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर कहीं पर रखा हुआ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो इस ऑब्जेक्ट की यहाँ से डिस्टेंस जो है वो हमने एज्यूम कर ली x, ठीक है। और टोटल अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं इन दोनों प्लेन मिरर के बीच की, तो प्लेन मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम लेके चलते हैं स्मॉल d। पैरेलल है तो हर जगह जो है वो डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल d ही होगी।
यानी मैं अगर दोनों जो प्लेन मिरर है इनके बीच का एंगल देखूं तो मैं एंगल कितना बताऊंगा, 0 डिग्री एंगल इन दोनों के बीच का बताऊंगा। अब देखो ऑब्जेक्ट O है आपके पास, इसे हम सामान्य O से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी इमेज बनाते हैं। तो अगर हम इमेज बनाएंगे तो देखो जिस प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो उसकी इमेज बनाएगा। तो मैं कहूँगा M1 मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये M1 मिरर इसकी इमेज बनाएगा। ऑब्जेक्ट जो है वो M2 मिरर के भी सामने रखा हुआ है, देखो ये वाली जो सरफेस है ना, इस वाली सरफेस के सामने रखा हुआ है, तो M2 मिरर भी इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा। अब प्लेन मिरर से इमेज बनने का कॉन्सेप्ट जो है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि किसी भी प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर होता है उतनी ही डिस्टेंस पर उसकी इमेज भी बनती है। तो मैं कहूँगा अगर M1 मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा है तो M1 मिरर से ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस है, कितनी है, x, उतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि उतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज जो है वो यहाँ पर बन गई। ये वाली जो डिस्टेंस है प्लेन मिरर से, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, x ही डिस्टेंस हो जाएगी। और यहाँ पर जो इमेज बन कितनी हो जाएगी, x ही डिस्टेंस हो जाएगी। और यहाँ पर जो इमेज बन रही है इसे हमने बोल दिया I1। इस इमेज को हमने क्या बोल दिया, I1 बोल दिया कि M1 प्लेन मिरर से ये इमेज जो है वो बन रही है। अब देखो क्या होगा, M2 मिरर जो है वो भी इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा क्योंकि M2 मिरर के सामने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। तो M2 मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर होगा उतनी ही डिस्टेंस पर उसकी इमेज भी बनाएगा। तो यहाँ से देखो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी डिस्टेंस प्लेन मिरर से कितनी होगी, तो मैं कहूँगा कि यहाँ से यहाँ तक की ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ये वाली x है और टोटल जो है वो है d। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपने पास, d माइनस x। तो M2 मिरर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो है d माइनस x। तो उतनी ही डिस्टेंस इमेज की होगी M2 मिरर से। तो जो इमेज बनेगी मैं बोलूँगा उसकी जो डिस्टेंस है वो भी कितनी हो जाएगी आपके पास, वो भी हो जाएगी d माइनस x। यानी ये वाली जो डिस्टेंस है वो हो गई d माइनस x और इमेज जो बनेगी वो यहाँ पर बनेगी। और इस इमेज को अगर मैं नाम दे दूँ तो मैं नाम दे देता हूँ I2, क्योंकि ये इमेज जो ऑब्जेक्ट की बन रही है वो M2 मिरर की वजह से बन रही है। तो M2 मिरर की वजह से ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है इसे हमने क्या बोल दिया, I2 बोल दिया। अब ये जो इमेज बनी है इन्हें मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट इमेज। क्या बोल सकता हूँ, फर्स्ट इमेज, क्योंकि कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको बोल देता है कि फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, सेकंड इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो ये जो आपके पास दोनों इमेज बन रही है I1 और I2, इन दोनों को ही बोला जाता है कि इन दोनों प्लेन मिरर से M1 M2 से जो फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो फर्स्ट इमेज कौन कौन सी हैं, वो हैं I1 और I2। अब देखो हमने क्या कहा कि प्लेन मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी वो इमेज बना देता है। अब ये जो I1 आपके पास जो इमेज बनी है इस प्लेन मिरर में, वो इमेज जो है वो कौन से मिरर के सामने रखी हुई है, तो मैं बोलूँगा I1 इमेज M1 जो मिरर है इसके तो पीछे रखी हुई है और ये वाली नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ से अगर कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर जाएंगे इस प्लेन मिरर की तरफ तो ये तो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ तो इसे तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो M1 मिरर जो है वो I1 की इमेज बनाएगा ही नहीं। इसी तरीके से मैं I2 की बात करूंगा तो I2 की इमेज जो है इससे अगर कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो M2 मिरर पर जाएंगी और M2 मिरर पर जाएंगे तो M2 की ये वाली जो साइड है वो तो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा नहीं। तो I2 की इमेज M2 नहीं बना सकता और I1 की इमेज M1 नहीं बना सकता। I1 की इमेज M1 नहीं बना सकता और I2 की इमेज M2 मिरर नहीं बना सकता। क्लियर है इतना। अब देखो I1 इमेज जो है वो कौन से मिरर के सामने रखी हुई है,
I1 जो इमेज है वो M2 मिरर के सामने रखी हुई है, क्योंकि I1 की तरफ देखो M2 की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ पर, तो I1 इमेज जो है वो M2 के सामने बन रही है। तो I1 जो है वो M2 के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करता है। I1 जो है वो M2 के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करता है। इसी तरीके से अगर मैं I2 की बात करूं तो I2 जो है वो कौन से मिरर के सामने है, तो I2 जो है वो कौन से मिरर के सामने है, M1 मिरर के सामने। तो M1 के लिए I2 एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करता है, यानी M1 मिरर I2 की इमेज बनाएगा और M2 मिरर M1 मिरर जो है वो I2 की इमेज बनाएगा और M2 मिरर किसकी इमेज बनाएगा, I1 की। यानी I1 और I2 जो है वो M1 और M2 जो मिरर हैं अपने पास उनके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। चलो अगर मैं कहूँ कि I1 की इमेज बना रहा है M2, I1 की कौन इमेज बना रहा है, M2, क्योंकि M2 के सामने है ये वाले। तो I1 की यहाँ से मिरर से डिस्टेंस कितनी, तो मैं कहूँगा ये वाली जो डिस्टेंस है अपने पास, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो कहूँगा x, तो ये रही, और d कंप्लीट ये रही। तो ये वाली जो डिस्टेंस है I1 की M2 मिरर से वो कितनी हो गई, x प्लस डी। जितनी डिस्टेंस पर यहाँ से ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये वाली डिस्टेंस अगर x प्लस डी है तो जो मिरर इमेज बनाएगा उस इमेज की मिरर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस डी ही डिस्टेंस हो जाएगी। तो हम कहेंगे यहाँ से जो इमेज बनेगी उस इमेज की भी डिस्टेंस होनी चाहिए x प्लस डी, ठीक है। और वो इमेज जो है वो बन रही है यहाँ पर। ये जो इमेज बनेगी वो किसकी बनेगी, I1 की बनेगी। कौन सा मिरर बना रहा है, M2 मिरर बना रहा है। तो मैं लिखूंगा I1 की इमेज बन रही है, कौन सा मिरर बना रहा है, M2 वाला मिरर इसकी इमेज बना रहा है। तो I1 की एक और इमेज बन गई I12, ठीक है। अब I2 वाली जो इमेज है वो कौन से मिरर के सामने है, वो है M1 मिरर के सामने। तो M1 मिरर I2 की इमेज बनाएगा। तो M1 मिरर अगर I2 की इमेज बनाता है तो मैं बोलता हूँ I2 जो है वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, वस्तु की तरह व्यवहार करेगा। और अगर I2 M1 के लिए वस्तु की तरह व्यवहार करता है तो डिस्टेंस देखो मिरर से इस ऑब्जेक्ट I2 की कितनी है। तो अगर मैं डिस्टेंस यहाँ से लेकर लिखना चाहूँ यहाँ तक की, तो डिस्टेंस अगर हम देखें तो लिखना चाहूँ यहाँ तक की, तो डिस्टेंस अगर हम देखें तो देखो कितनी हो जाएगी। ये तो है आपके पास d कंप्लीट, और ये वाली कितनी है, d माइनस एक्स। तो d प्लस डी माइनस एक्स कितना बन गया, डिस्टेंस आपके पास बन गई 2d माइनस एक्स। तो यहाँ से इस प्लेन मिरर M1 से I2 की डिस्टेंस जो है वो हमारे पास बन गई 2d माइनस एक्स। तो इतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज भी बनेगी। तो इतनी ही डिस्टेंस पर अगर मैं इसकी इमेज बनाऊं तो मैं कहूँगा यहाँ से प्लेन मिरर से कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए 2d माइनस एक्स। इतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज जो है वो बन जाएगी। तो इतनी ही डिस्टेंस पर अगर हम इसकी इमेज बनाए हैं तो 2d माइनस एक्स हमने डिस्टेंस लिख ली। तो यहाँ से यानी जो इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी यहाँ पर, जो इमेज है ये वाली। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये डिस्टेंस अगर 2d माइनस एक्स है तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी कितनी होनी चाहिए, 2d माइनस एक्स डिस्टेंस होनी चाहिए। और यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो बन रही है I2 की, और I2 की इमेज कौन बना रहा है, M1 मिरर बना रहा है। तो यहाँ पर आपके पास इमेज बन गई I21। अब देखो क्या ये प्रोसेस कभी रुकेगा क्या, जैसे I1 I2 बन गए तो उनकी इमेज वापस से क्या बन गई, I21 और I12 बन गई आपके पास इमेज। अब I21 जो है वो कौन से मिरर के सामने है, तो I21 जो है वो M2 मिरर के सामने है। तो I21 इमेज M2 मिरर की तरह की
के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है, तो I21 की M2 इमेज बनाएगा। तो I21 की M2 इमेज बनाता है तो यहाँ पर उसकी इमेज बन जाएगी, जितनी डिस्टेंस I21 की M2 मिरर से है उतनी ही डिस्टेंस M2 की I21 की इमेज से होगी। तो I21 की जो इमेज बन रही है इसे बना कौन रहा है, उसे बना रहा है M2 मिरर। तो M2 मिरर यहाँ पर हमने लिख दिया 2। अब इसी तरीके से I12 जो है वो कौन से मिरर के सामने है, तो I12 M1 मिरर के सामने है, तो M1 मिरर इसकी इमेज बनाएगा। तो इसकी इमेज को हम लोग कितना लिख सकते हैं, मैं इसकी इमेज को यहाँ पर बना देता हूँ और इसे हमने नाम दे दिया I12। और इसकी इमेज बना कौन रहा है, तो I12 की इमेज बनाएगा M1 मिरर, क्योंकि M1 मिरर के सामने वो रखी हुई है। तो M1 मिरर बना रहा है तो हमने इमेज को नाम क्या दे दिया, I12। अब इसी तरीके से ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है, यानी यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि स्पेसिफाई कितनी इमेज बन रही हैं, क्योंकि इमेज जो है उनका फॉर्मेशन लगातार चलता रहता है। अब यही सिचुएशन हम रियल लाइफ के अंदर कैसे देख सकते हैं कि जैसे कोई नाई की दुकान है और उसके आगे की तरफ और उसके पीछे की तरफ कोई दो प्लेन मिरर हैं, दोनों प्लेन मिरर लगे हुए हैं, बीच के अंदर आप बैठे हो। अब आपको जो है वो अपनी कितनी इमेज दिखाई देंगी, तो वहाँ पर आप देखोगे कि आपको आपकी बहुत सारी इमेज दिखाई देती है, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज जो है वो दिखाई देती हैं। और जैसे जैसे इमेज इंक्रीज होती जाएंगी उनकी डिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। आपको ऐसे लगेगा कि लास्ट वाली जो इमेज बन रही है वो बहुत दूर बन रही है, लेकिन वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों प्लेन मिरर अगर पैरेलल हैं, अगर समांतर हैं, तो जो नंबर ऑफ इमेज बनेंगी, जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी, वो नंबर ऑफ इमेज जो हैं वो होगी इनफाइनाइट, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है कि कितनी इमेज वहाँ पर बनेगी। एक ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी बारंबार इमेज जो है वो बनती जाएगी। तो अगर कोई भी दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल हों, एक दूसरे के समांतर हों, तो जो प्रतिबिंबों की संख्या है, नंबर ऑफ इमेज जो वो बनाते हैं वो कितनी बनाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजें बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। केस सेकंड का हम लोग देखते हैं कि कोई भी दो प्लेन मिरर जो हैं वो अगर परपेंडिकुलर की सिचुएशन में हो, यानी कोई भी दो आपके पास प्लेन मिरर हैं और दोनों को हम एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर रखते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बनाने पर जो नंबर ऑफ इमेज बनेंगी वो कितनी नंबर ऑफ इमेज जो हैं वो अपने पास होंगी। यानी मैं बोल दूँ कि इफ़ बोथ प्लेन मिरर आर प्लेस्ड परपेंडिकुलरली and object situated between them, और ऑब्जेक्ट जो है वो उन दोनों के बीच में कहीं पर रखा हुआ है, तो हमें कितनी इमेज उसकी दिखाई देगी। तो ये आपके पास है केस सेकंड, ठीक है, कि कोई भी दो प्लेन मिरर हैं और दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं या एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन अगर हम देखें तो मैं बोलूँगा यहाँ पर हमने बोल दिया ये आपके पास है एक प्लेन मिरर, ठीक है, इसकी ये वाली जो साइड है वो है पॉलिश्ड साइड और दूसरी वाली साइड है रफ साइड, नामकरण कर दूँ ये वाला M1 मिरर, और इसके साथ ही कोई दूसरा प्लेन मिरर अटैच है, ठीक है, दूसरा प्लेन मिरर है जिसका नाम हमने बोल दिया M2, और इसकी ये वाली जो साइड है ये वाली साइड पॉलिश्ड है, यानी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। ये आपके पास कोई दो मिरर, ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें कहीं पर भी रखा हुआ है इधर उधर, मैं यहाँ पर बोल लेता हूँ कि यहाँ पर वो
बिल्कुल सेंटर वाली लाइन जो एंगुलर बाइसेक्टर है उसके ऊपर यहाँ पर रखा हुआ है। एंगुलर बाइसेक्टर ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन एंगुलर बाइसेक्टर अगर हम लोग ले रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है या फिर हमारी जो ये केस हम लोग ले रहे हैं ये इजीली हम लोग समझ सकते हैं। तो हमने बोल दिया कि एक एंगुलर बाइसेक्टर है। एंगुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है उस कोण के अर्धक पर एक कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है, कहीं पर भी हो सकता है, यहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है वो ऑब्जेक्ट। लेकिन हम लोग इजी समझने के लिए, इस क्वेश्चन को इजीली समझने के लिए ऐसा जूम करके चल रहे हैं। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है इसे हम डिनोट करेंगे ओ से और इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं कहूँगा सबसे पहले इमेज जो है वो M1 M2 के बिल्कुल सामने ही रखा हुआ है, तो किसी से भी इमेज बना लो। M1 से अगर हम इसकी इमेज बनाएं तो M1 के बिल्कुल सामने है, तो M1 से जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेजें बन जाएगी। तो उतनी ही डिस्टेंस पर अगर मैं इसकी इमेज बनाऊँ तो मैं कहूँगा इमेज जो बन रही है वो यहाँ पर बनेगी, ठीक है। और ये फर्स्ट इमेज है तो इसे हमने नाम दे दिया I1। M1 मिरर से ये बन रही है तो इसे हमने नाम क्या दे दिया, I1 नाम दे दिया। अब ऑब्जेक्ट जो है वो तो M2 मिरर के भी सामने रखा हुआ है, तो M2 मिरर भी इसकी इमेज बनाएगा। तो मैं कहूँगा जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की इस M2 मिरर से है उतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनेगी। तो उतनी ही डिस्टेंस पर अगर इसकी इमेज बनेगी तो ये डिस्टेंस हम लोग लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर सेम होती हुई नज़र आ रही है, तो यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। और उस इमेज को हमने नाम क्या दे दिया, I2 नाम दे दिया। चलो सिंपल सी बात थी, बन गई दोनों इमेज। तो क्या मैक्सिमम 2 ही इमेज बनेगी क्या? नहीं, 2 इमेजें नहीं बनेगी, और भी इमेज बनेगी। कैसे? आपको क्या करना है कि इन मिरर को आगे बढ़ा दो आप लोग, ठीक है। जिधर आपकी इमेज बन रही है उधर आप लोग इनकी जो साइड है उन्हें इंक्रीज कर दो। तो अगर मैं M2 मिरर को आगे बढ़ाता हूँ तो मैं M2 मिरर को इस तरीके से आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। M1 मिरर को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, M1 मिरर को आगे बढ़ा दिया। ये वाली जो सरफेस है वो तो है आपके पास नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके लिए ये वाली जो सरफेस है वो क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग है सरफेस है नीचे वाली, ठीक है। इसी तरीके से अब देखो आपको क्या लग रहा है, I1 जो है वो कौन से मिरर के सामने है, I2 जो है वो कौन से मिरर के सामने रखी हुई है। तो मैं बोलूँगा I1 जो इमेज है वो M1 के तो पीछे रखी हुई है, क्योंकि ये वाली जो सरफेस है वो तो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो I1 जो है वो कौन से मिरर के सामने है, तो देखो I1 के साथ ये जो M2 मिरर है, I1 से जो लाइट रे आएगी वो M2 मिरर की इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होंगी, तो रिफ्लेक्ट होंगी तो इमेज बन जाएगी। तो I1 जो है आपके पास यहाँ पर इमेज वो M2 मिरर के सामने है। और हमने इसको आगे क्यों बढ़ाया, ताकि हम लोग इजीली देख सकें कि M2 मिरर के सामने है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखी हुई है। तो I1 इमेज जो है वो M2 मिरर के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। और I2 इमेज कौन से मिरर के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी, तो I2 इमेज जो है वो देखो M1 मिरर के सामने रखी हुई है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखी हुई है। तो I2 इमेज M1 मिरर के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी और I1 इमेज M2 मिरर के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। तो देखो दोनों के लिए ही हम लोग इमेज बनाएं। अगर I1 के लिए मैं इमेज, तो देखो दोनों के लिए ही हम लोग इमेज बनाएं। अगर I1 के लिए मैं इमेज बनाऊं तो मैं कहूँगा I1 की प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेजें बन जाएगी। डिस्टेंस यहाँ पर सेम होती हुई नज़र आ रही है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर इसकी जो इमेज है वो बन जाएगी। और इसे हमने नाम क्या दे दिया, इसे हम नाम दे रहे हैं कि I1 की तो इमेज बन रही है, और कौन सा मिरर बना रहा है, वो मिरर बना रहा है M2, तो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर I2 की इमेज बनाएं तो I2 की अगर बात करें तो I2 की प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस होगी
उतनी ही डिस्टेंस जो है वो किसकी होगी, इस वाले मिरर इमेज की प्लेन मिरर से। तो इमेज की प्लेन मिरर से अगर मैं इसे कहूँ, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा लेता हूँ यहाँ तक, यहाँ पर I2 इमेज, ये वाली डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी, उतनी ही डिस्टेंस इमेज की होगी। तो जो इमेज बनेगी वो इमेज इसी पॉइंट पर बनेगी, और इस इमेज को हम नाम क्या देंगे, I2 की इमेज बन रही है, और कौन सा मिरर बना रहा है, 1 वाला मिरर बना रहा है। अब हमने यहाँ पर ही क्यों लिया इस इमेज को, तो देखो अगर ये बाइसेक्टर है, अगर ये बाइसेक्टर है तो ये वाला जितना एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। और इन दोनों ट्राइंगल के लिए एक साइड जो है वो क्या है, सेम है। यानी मैं बोल दूं कि एक साइड जो है वो उभयनिष्ठ है, यहाँ पर कॉमन है, और ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है, इन दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सम्मित हो जाएंगे। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। जब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी तो ये वाली भुजा जो है, ये वाली साइड जो है वो है इस ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से डिस्टेंस। तो जितनी डिस्टेंस ये वाली होगी उतनी डिस्टेंस ये वाली होगी, जितनी डिस्टेंस ये वाली होगी उतनी डिस्टेंस ये वाली होगी, जितनी डिस्टेंस ये वाली उतनी ही ये, उतनी ही ये, उतनी ही ये। तो ये एक बन रहा है आपके पास स्क्वायर, और स्क्वायर बन रहा है तो मैं बोलूँगा कि I12 इमेज और I21 इमेज एक ही पॉइंट पर मिलेगी, और एक ही पॉइंट पर मिलेगी तो मैं इन दोनों को दो इमेज ना लेकर एक ही इमेज बना रहा हूँ। यानी आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी दो, दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब दोनों की जो इमेज बन रही है वो एक ही जगह अगर बने तो क्या आप लोग उन दोनों में डिवाइड कर सकते हो क्या, कि कौन से ऑब्जेक्ट की कौन सी इमेज बन रही है, आप लोग उन दोनों को अलग अलग नहीं बता सकते। तो उन दोनों ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो अगर एक ही जगह पर बने तो हम उसे एक ही इमेज लेके चलते हैं। तो अगर कोई भी दो प्लेन मिरर अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर की सिचुएशन के अंदर हो, तो एक दूसरे से अगर जब परपेंडिकुलर की सिचुएशन में है तो जो नंबर ऑफ इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी, वो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो मैं कहूँगा I1 I2 दो प्रतिबिंब, दो इमेज, और यहाँ पर इन दोनों की जगह हम लोग एक ही लेते हैं इमेज। तो टोटल कितनी इमेज बन गई, टोटल इमेज बन गई आपके पास 1 2 एंड 3। तो अगर कोई भी दो प्लेन मिरर एक दूसरे से परपेंडिकुलरली एडजस्ट हैं, परपेंडिकुलर इंक्लाइंड है, तो जो इमेज बनेगी वो इमेज कितनी बनती है, 3 इमेजें बनती हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड क्या होता है, उस सिचुएशन के अंदर जब ना तो पैरेलल हों कोई भी दो प्लेन मिरर और ना ही वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हों, कोई एक और ही एंगल पर अगर दोनों प्लेन मिरर इंक्लाइंड हों, तो हम किस तरीके से वहाँ पर नंबर ऑफ इमेज फाइंड करेंगे। और ये जो मैं थर्ड केस बताने जा रहा हूँ ये आप एज ए शॉर्ट ट्रिक भी ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि वो इन दोनों केसों के लिए भी अप्लाई होगी, जिसके अंदर परपेंडिकुलर और पैरेलल वाले केस जो है वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें केस थर्ड की, ठीक है, केस थर्ड क्या है, इफ बोथ केस थर्ड जो है वो क्या बनेगा, इफ बोथ प्लेन मिरर inclined at an angle theta and object is placed between
देम, ऑब्जेक्ट जो है वो उन दोनों के बीच में रखा हुआ है। तो केस फर्स्ट केस सेकंड के अंदर हमने देखा था बेसिक तरीका जिससे हम नंबर ऑफ इमेज जो है वो फाइंड करते हैं। केस थर्ड जो है उसे आप एज ए शॉर्ट ट्रिक भी ध्यान में रख सकते हो, और अगर केस थर्ड आप अकेला ध्यान में रखते हो तो केस फर्स्ट और केस सेकंड ऑटोमेटिकली आपके क्लियर हो जाएंगे। तो केस थर्ड देखो कि कोई भी दो आपके पास प्लेन मिरर है, कोई भी दो प्लेन मिरर मैं ले रहा हूँ और दोनों प्लेन मिरर जो है उनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल है वो एंगल है थीटा, जो एंगल है वो एंगल है थीटा, ये वाला जो एंगल है वो है थीटा। और कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर किसी पॉइंट पर रखा हुआ है, ये यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ये वाला एंगल है इसे मैं ले लेता हूँ θ1, और ये वाला जो एंगल है इसे ले लेते हैं θ2। अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल के बारे में, यानी सममित और असममित के बारे में। कि अगर कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड होने का मीनिंग क्या है, θ1 और θ2 की वैल्यू इक्वल होंगी। और अगर आपको बोल दे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, असममित रूप से वस्तु रखी हुई है, तो मैं बोलूँगा θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2। तो यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो केस थर्ड के हम अलग अलग पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट मैं करता हूँ केस थर्ड का कि इफ़ वैल्यू ऑफ, आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 360/θ की। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, 360/θ की। इफ़ वैल्यू ऑफ 360/θ इज इवन, इवन का मीनिंग क्या हो गया, सम संख्या, कि आपको जो एंगल बोल रहा है कि कितने एंगल पर दोनों प्लेन मिरर हैं, उस एंगल को से आप 360 को 360 डिग्री को डिवाइड करोगे तो जो मान आ रहा है वो मान आए सम संख्या। वो मान कैसा आए, सम संख्या आए। तो सम संख्या आने पर मैं बोलूँगा नंबर ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की संख्या जो है वो प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी 360/θ-1। ये प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी यदि कोई भी दो प्लेन मिरर जो हैं वो एक ऐसे कोण पर रखे हुए हैं जिसका भाग देने पर जो मान है वो सम संख्या आए, इवन नंबर आए। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बन जाएंगी, 360 - θ। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा था कि 90 डिग्री एंगल यानी परपेंडिकुलर अगर रखे हुए हों तो कितनी इमेज बनेगी। तो परपेंडिकुलर अगर रखे हुए हों यानी जो दोनों मिरर के बीच का कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री से अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको तो 360/90 कितना बन गया आपके पास, 4। देखो 4 कैसा है, सम संख्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बन जाएगी, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ इमेज जो है वो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगी 360/θ-1, यानी 4 - 1 = 3। क्या अपन ने वहां पर आंसर 3 ही लिखा था क्या, बिल्कुल लिखा था। तो अगर 360/θ जो है उसका मान सम संख्या है तो जो प्रतिबिंबों की संख्या है, नंबर ऑफ इमेज है, वो कितनी हो जाएगी, 360/θ-1। और ये वाली जो स्थिति है वो सममित और असममित यानी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो या फिर एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो, दोनों ही सिचुएशन के अंदर सेम रहेगी। यानी सिमेट्रिकल अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल प्लेस्ड हो या फिर एसिमेट्रिकल प्लेस्ड हो, दोनों ही सिचुएशन के अंदर ये वाली जो हमने पढ़ी है सिचुएशन ये अप्लाई होगी। चाहे तो सिमेट्रिकल यानी θ1 = θ2 हो, या फिर मैं बोल दूं कि
एसिमेट्रिकल यानी θ1 नॉट इक्वल टू θ2 हो, तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर ये वाली जो पोजीशन है वो अप्लाई हो जाएगी। अगर नेक्स्ट के हम बात करें, जैसे हमने ए पार्ट की बात की थी, अब अगर हम बात करें बी की, तो बी जो सिचुएशन है वो क्या होती है। हमने पहली बात की कि इफ़ वैल्यू ऑफ 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू E1, ठीक है। सेकेंड हम बोल दें कि इफ़ वैल्यू ऑफ 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू ओड। ओड का मीनिंग क्या हो गया, विषम संख्या, यानी एंगल से डिवाइड करने पर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू विषम संख्या आए, ओड नंबर आए। तो ओड नंबर जब आता है तो मैं इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेता हूँ। दो पार्ट्स के अंदर कैसे डिवाइड करूँगा, एक तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ सिमेट्रिकल और दूसरा मैं डिवाइड करता हूँ एसिमेट्रिकल सिचुएशन के अंदर। यानी इसी को हम लोग जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली प्लेस्ड होने का मतलब θ1 इज इक्वल टू θ2। तो जो नंबर ऑफ इमेज है, नंबर ऑफ इमेज जो बनेगी वो हो जाएगी 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ इमेज जो है वो कितनी हो जाएगी, 360 बटे थीटा माइनस 1। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, यानी असममित रूप से अगर वो वस्तु जो है वो रखी हुई हो असममित रूप से, तो जब असममित रूप से वो रखी हुई हो यानी θ1 का मान θ2 के बराबर नहीं हो, तो जो नंबर ऑफ इमेज θ2 के बराबर नहीं हो, तो जो नंबर ऑफ इमेज होंगी, जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी 360 बटे थीटा। ये आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हम बात करें कि 360 बटे थीटा का मान कोई सम संख्या है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 360 बटे थीटा माइनस 1। चाहे ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, सममित रूप से रखा हुआ हो या असममित रूप से रखा हुआ हो, एसिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, अगर वैल्यू 360 बटे थीटा की ओड आ जाए, विषम आ जाए, तो विषम आने पर मैं कहूँगा कि अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली यानी सममित रूप से रखा हुआ है जिसके लिए θ1 और θ2 दोनों इक्वल हैं, तो जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो कितनी बनेगी, 360 बटे थीटा माइनस 1। और अगर ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली यानी असममित रूप से रखा हुआ है यानी θ1 नॉट इक्वल टू θ2, तो जो नंबर ऑफ इमेज बनेगी वो कितनी बनेगी, 360 बटे थीटा। तो ये कंडीशन जो है ये आपको जरूर ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसके अंदर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता, डायरेक्ट हमें ध्यान में रखना है। लेकिन अगर विषम आए तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। थर्ड केस जो है सी जो है वो क्या होता है, वो ये होता है कि इफ़ वैल्यू ऑफ, ये बहुत ही ईजी सा है, इफ़ वैल्यू ऑफ 360 अपॉन थीटा इज फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी आपके पास कोई एक कंप्लीट नंबर नहीं आता। जैसे मैं 360 को थीटा से डिवाइड करने पर मेरे पास वैल्यू जो आ रही है वो 4.5 आ रही है, 4.6 आ रही है, 7.2 आ रही है, 10.2 आ रही है, 10.8 आ रही है, 11.4 आ रही है। यानी इस तरीके से कोई भी डेसिमल नंबर के अंदर, या फिर मैं बोल दूं कि जो दशमलव संख्या है उस दशमलव संख्या के अंदर कोई मान आपके पास आ रहा है, तो कोई मान दशमलव संख्या में आ रहा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दशमलव से पहले, पॉइंट से पहले जो क्वांटिटी आ रही है वो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज बन जाएगी। यानी नंबर ऑफ इमेज अगर इस सिचुएशन के अंदर हम देखना चाहें तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगी, मैं बोल सकता हूँ नंबर बिफोर डेसिमल।
यानी पॉइंट जो लग रहा है उस पॉइंट से पहले जितने नंबर हैं, जितनी संख्या है, वो संख्या ही उसका आंसर हो जाएगी। जैसे इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो मैं बोल देता हूँ कि थीटा की वैल्यू जो है वो आ गई आपके पास 72 डिग्री। ठीक है, कोई भी दो आपके पास प्लेन मिरर है और उन दोनों प्लेन मिरर की जो डिस्टेंस है वो है 75 डिग्री, 75 ले लेते हैं इसे हम लोग 75 डिग्री। तो अगर मैं 75 डिग्री लूँ तो वैल्यू निकालूंगा 360 बटे थीटा की, तो 360 अपॉन में थीटा की वैल्यू निकालूँ तो वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी अप्रोक्स 4.2 या 4.5 के समथिंग वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब 4.5 के समथिंग वैल्यू आ गई तो 4.5 के अंदर देखो आपको क्या करना है, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा इस पॉइंट से पहले कितनी क्वांटिटी है। तो इस पॉइंट से पहले जो है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 नंबर ऑफ इमेज आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आपके पास आ रही है, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आपके पास आ रही है तो पॉइंट या डेसिमल से पहले जो नंबर आ रहा है वही नंबर ऑफ इमेज आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर आज हमने नंबर ऑफ इमेज जो है वो कंप्लीट पढ़ा है प्लेन मिरर के अंदर। इसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट आपको डिस्कस करना है किसी भी चैप्टर के बारे में तो वो आप मेरे ब्लॉग पर आकर डिस्कस कर सकते हैं। ब्लॉग की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दी है, आप वहाँ पर क्लिक करके ब्लॉग को चेक कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पर आपको लेटेस्ट थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे 11th और 12th क्लास के, और जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के पेपर हैं नीट के वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।